हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त शांत कुमार। आज मैं आपको एसएसटी का कुछ क्वेश्चन बताऊंगा। आपका पहला क्वेश्चन दिया है, विच लैंग्वेज वाज रिकॉग्नाइज एज द ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ श्रीलंका इन 1956। इस क्वेश्चन का मतलब है कि कौन सा लैंग्वेज था जो कि रिकॉग्नाइज हो गया था ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पर श्रीलंका में 1956 में। तो इसका आंसर आप लोगों को होगा सिन्हाड़ा। क्या होगा? सिन्हाड़ा। ओके। अगला क्वेश्चन आपको दिया है, अपार्ट फ्रॉम द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट विच इज थर्ड टायर ऑफ गवर्नमेंट प्रैक्टिसाइज इन बेल्जियम। यानी कि बेल्जियम में अपार्ट यानी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को छोड़कर और कौन सा गवर्नमेंट था? थर्ड। तो थर्ड गवर्नमेंट आप लोगों का था कम्युनिटी गवर्नमेंट। ओके, अब चलिए अगर आपको दिया है डिफाइन मेजोरिटेरिज्म, आपको डिफाइन करना है कि मेजोरिटेरिज्म होता क्या है। तो आप लोग बोल सकते हैं मेजोरिटी इज अ रूल बाय मेजोरिटी कम्युनिटी बाय डिसरिगार्डिंग द नीड्स एंड विशेज ऑफ द माइनॉरिटी कम्युनिटी। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ मेजोरिटी इज अ रूल बाय मेजोरिटी कम्युनिटी। यानी कि जो आपका मेजोरिटिज्म है वह क्या है? वह एक ऐसा रूल है जो कि मेजोरिटी कम्युनिटी लोग करते हैं बाय डिसरिगार्डिंग द नीड्स एंड विशेज। किसके द्वारा? तो किसी भी ज़रूरत और विशेज जो कि किसका हो? तो माइनॉरिटी कम्युनिटी का हो। ओके, अब चलिए अगला क्वेश्चन आप लोगों को दिया है, व्हाट मेजर वाज एडॉप्टेड बाय द डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट ऑफ श्रीलंका टू एस्टेब्लिश सिन्हाड़ा सुपरमेसी। इस क्वेश्चन का मतलब है कि व्हाट मेजर वाज एडॉप्टेड यानी कौन सा सबसे ज़्यादा चीज़ था जो कि अडॉप्ट किया था बाय द डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट। यानी जो वहाँ की गवर्नमेंट थी जो कि किससे? तो डेमोक्रेसी से इलेक्टेड हुई थी। तो और जो कि श्रीलंका में थी, तो उन्होंने सिन्हाड़ा जो सुपरमेसी था उनको कैसे किया? तो इसका आंसर आप लोगों का होगा इन 1956 यानी कि 1956 में एन एक्ट वाज पास। उन्होंने एक एक्ट पास किया। कौन सा था? टू मेक सिन्हाड़ा द ऑफिशियल लैंग्वेज। यानी कि सिन्हाड़ा को उन्होंने क्या किया कि उन्होंने ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया। ओके, अब चलिए और देखिए इसी में आपका कुछ और लाइन दिया, अगर दिया द गवर्नमेंट फॉलोड प्रिफरेंशियल पॉलिसीज फेवरिंग सिन्हाड़ा एप्लीकेंट्स फॉर यूनिवर्सिटीज पोजीशन एंड गवर्नमेंट जॉब। और दिया है कि उन्होंने पहले तो क्या किया, पहले तो सिन्हाड़ा को ऑफिशियल लैंग्वेज बना लिया। उसके बाद गवर्नमेंट क्या की कि कुछ पॉलिसीज लाई जिसमें सिन्हाड़ा लोगों को ही ज़्यादा फायदा हुआ। तो कैसे हुआ? तो उनको यूनिवर्सिटी में पोजीशन बहुत अच्छा मिलने लगा, उनको गवर्नमेंट जॉब की अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा मिलने लगी। ओके, अब चलिए अगला देखिए, अगला क्वेश्चन दिया है, व्हाट इज द लैंग्वेज स्पोकन बाय द पीपल रिसाइडिंग इन द वेलोनिया रीजन ऑफ बेल्जियम। इस क्वेश्चन का मतलब है कि व्हाट इज द लैंग्वेज यानी क्या भाषा थी स्पोकन बाय द पीपल रिसाइडिंग इन द वेलोनिया रीजन ऑफ बेल्जियम। यानी वेलोनिया रीजन ऑफ बेल्जियम के छोड़कर और कौन सा भाषा था? तो इसका आंसर होगा पीपल रिसाइडिंग इन वेलोनिया रीजन ऑफ बेल्जियम स्पीक फ्रेंच। यानी कि जो पीपल थे जो कि छोड़ रहे थे वेलोनिया रीजन ऑफ बेल्जियम, तो वे लोग क्या बोला करते थे? फ्रेंच बोला करते थे। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला दिया व्हाट इज मीन बाय द सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस। यानी कि आप लोग चेक और बैलेंस से क्या समझते हैं? तो इसका आंसर होगा द हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर इंश्योर दैट पावर इज शेयर अमॉन्ग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट द लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी। इट अलाउ डिफरेंट ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट प्लेस एट द सेम लेवल to exercise different powers. The horizontal distribution of power is also called a system of checks and balance. This system ensures that none of these organs can exercise unlimited power. Each organ check the other. ओके, इसका क्या मतलब? इसका मतलब हुआ कि जो हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर होता है वह क्या इंश्योर करता है? वह पावर को शेयर करता है डिफरेंट ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट में। पहला लेजिस्लेटर, दूसरा एग्जीक्यूटिव यानी तीसरा जुडिशरी। यानी कि वह 3 हिस्सों में बांटता है। ओके, उसके बाद देखिए, इट अलाउ डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट प्लेस एट द सेम लेवल टू एक्सरसाइज डिफरेंट पावर्स। और यह क्या? यह अनुमति देता है कि जो गवर्नमेंट होंगे वह सेम लेवल पर आके डिफरेंट पावर्स को इंजॉय कर सकते हैं। ओके, उसके बाद द हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर को हम लोग चेक एंड बैलेंस पावर भी कहते हैं। ओके, अब चलिए, दिस सिस्टम इंश्योर दैट नन ऑफ दोज ऑर्गन्स कैन एक्सरसाइज अनलिमिटेड पावर्स। तो इस सिस्टम में कोई भी ऑर्गन अनलिमिटेड पावर नहीं होता उन लोगों का। ओके, ईच ऑर्गन चेक द अदर। और जितने भी ऑर्गन है यानी 3 ऑर्गन वे एक दूसरे को चेक करते रहते हैं। ओके, अब चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला दिया आफ्टर इंडिपेंडेंस श्रीलंका विटनेस द सुपरमेसी ऑफ विच कम्युनिटी। यानी कि आज़ादी के बाद श्रीलंका में जो सुपरमेसी थी वह किस कम्युनिटी की थी? तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर आप लोग बोल सकते हैं श्रीलंका इमर्ज्ड एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री इन 1948
यानी कि श्रीलंका क्या हो गया था, 1948 में एक इंडिपेंडेंट कंट्री बन गया था। एंड द डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट अडॉप्टेड अ सीरीज ऑफ मेजर टू एस्टेब्लिश सिन्हारा पॉलिसी। अब जो वहाँ की गवर्नमेंट थी वे लोग क्या, तो वे लोग डेमोक्रेटिक इलेक्टेड हुई, तो क्या हुआ कि मेजर्स एस्टेब्लिश सिन्हा, तो उन्होंने क्या, जो कि डेमोक्रेटिक इलेक्टेड गवर्नमेंट हुई तो उन्होंने क्या किया कि सिन्हारा सुपरमेसी को और ज़्यादा बढ़ावा दिया। ओके, अब चलिए अगला क्वेश्चन दिया है, डिफाइन द टर्म एथनिक। एथनिक क्या होता है, तो आप लोग बोल सकते हैं एथनिक मीन्स सोशल डिवीजन। एथनिक का मतलब होता है सोशल डिवीजन, यानी सामाजिक को बांट, समाज को बांटना। बेस्ड ऑन शेयर कल्चर एंड कॉमन डिसेंट, किसके बेस पे, तो कल्चर के और कॉमन डिसेंट के। पीपल बिलोंगिंग टू एन एथनिक ग्रुप नीड नॉट हैव द सेम रिलीजन और नेशनलिटी। अब देखिए जो पीपल होते हैं अगर वह कहाँ से बिलोंग करें, एथनिक ग्रुप से बिलोंग करें, तो नीड नॉट हैव, तो ज़रूरत नहीं है कि वे सेम रीजन और सेम नेशनलिटी के हो। ओके, अब चलिए अगला क्वेश्चन वो आपको दिया है, व्हाट इज वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर। यानी कि वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर हम लोग कहेंगे किसे, तो आप लोग बोल सकते हैं व्हेन पावर इज शेयर एमंग गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल्स, दैट इज द यूनियन और सेंट्रल गवर्नमेंट, द स्टेट गवर्नमेंट एंड द म्यूनिसिपैलिटी एंड पंचायत एट द लोअर लेवल। This division of power involving higher and lower levels of government each called a vertical division of power। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ जब पावर को शेयर किया जाए डिफरेंट लेवल पे किसी भी गवर्नमेंट में, जैसे कि यूनियन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर उसे हम लोग यूनियन गवर्नमेंट कहते हैं, दूसरा स्टेट गवर्नमेंट और तीसरा म्यूनिसिपैलिटी, फिर उसके बाद आपका पंचायत जो कि लोअर लेवल पे होता है। ओके, और इसी डिवीजन के पावर को क्या कहते हैं, हायर एंड लोअर लेवल ऑफ गवर्नमेंट। इसी जो यह गवर्नमेंट है कोई हाई पोजीशन में है कोई लो पोजीशन में है, इसी को हम लोग कहते हैं वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर। ओके, अब चलिए अगला देखिए, अगला दिया है, कंपेयर द डिफरेंट वेज इन विच द बेल्जियंस एंड द श्रीलंकन्स हैव डील्ड विद द प्रॉब्लम ऑफ कल्चर डाइवर्सिटी। इस क्वेश्चन का क्या मतलब, इसमें आपको कंपेयर करना है बहुत तरह तरह के तरीक़ों से कि जो आपका बेल्जियंस थे एंड श्रीलंकन्स थे उनको कल्चर डाइवर्सिटी में प्रॉब्लम हो रही थी, तो उन्होंने डील कैसे किया। तो इसका आंसर दे सकते हैं कि बोथ बेल्जियम एंड श्रीलंका आर डेमोक्रेसी, यानी कि बेल्जियम और श्रीलंका दोनों क्या थे, डेमोक्रेसी थे, यानी येट हैव डील्ड विद द प्रॉब्लम ऑफ कल्चर डाइवर्सिटी वेरी डिफरेंटली बेल्जियम। ओके, अब देखिए तो इसका क्या मतलब, यानी कि दे हैव डील्ड विद द प्रॉब्लम ऑफ कल्चर डाइवर्सिटी वेरी डिफरेंटली। ओके, अब चलिए एक हम लोग पहले देखते हैं बेल्जियम का। तो देखिए बेल्जियम में क्या हुआ, रीडर्स रियलाइज दैट फॉर द यूनिटी ऑफ द कंट्री इट इज इम्पोर्टेंट टू रेस्पेक्ट द फीलिंग्स एंड इंटरेस्ट ऑफ डिफरेंट कम्युनिटीज। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब दैट द नंबर ऑफ डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग पीपल शैल बी इक्वल इन सेंट्रल गवर्नमेंट। इसका क्या मतलब, तो देखिए जो वहाँ के लीडर्स थे लोग बेल्जियम के, उनको क्या रियलाइज हुआ, उनको रियलाइज होगा कंट्री को अगर यूनिटी में रखना है तो क्या करना पड़ेगा, तो इम्पॉर्टेंट रेस्पेक्ट, यानी सभी को रेस्पेक्ट देना पड़ेगा, उनको फीलिंग एंड इंटरेस्ट ऑफ डिफरेंट कम्युनिटी, जितने भी कम्युनिटी के वहाँ लोग थे उनको सेम फीलिंग, उनको सेम क्या करना पड़ेगा, उनको सेम रेस्पेक्ट देना होगा। ओके, अब चलिए उसके बाद क्या है, द कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब दैट द नंबर ऑफ डच, और जो कॉन्स्टिट्यूशन वह प्रिस्क्राइब करता था जो नंबर ऑफ डच थे और नंबर ऑफ फ्रेंच स्पीकिंग लोग थे उनको इक्वल में रखा जाए, कैसे में, तो सेंट्रल गवर्नमेंट में। ओके, अब चलिए इसका अगला पॉइंट दिया है, बोथ डच एंड फ्रेंच कम्युनिटी शेयर पावर ऑन इक्वल बेसिस एट द सेंटर। यानी कि जो डच और फ्रेंच वाले कम्युनिटी थे उन्होंने पावर को क्या किया, शेयर किया, किसके बेसिस पे, सेंटर के। ओके, अब चलिए अलोंग विद द स्टेट गवर्नमेंट, और स्टेट गवर्नमेंट के साथ बोथ कम्युनिटी हैव अ थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट कॉल्ड कम्युनिटी गवर्नमेंट। और एलोंग द स्टेट गवर्नमेंट के साथ साथ उन्होंने क्या किया, अपना कम्युनिटी, दोनों ने अपना कम्युनिटी बनाया जो कि थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट है, और उससे हम लोग क्या कहते हैं, कम्युनिटी गवर्नमेंट कहते हैं। ओके, अब चलिए और देखिए उसके बाद ये विच डिसाइड ऑन कल्चरल एजुकेशन एंड लैंग्वेज रिलेटेड इशू। और जो आपका कम्युनिटी गवर्नमेंट है उन्होंने क्या डिसाइड किया, तो वो क्या किस पे डील करेगी, तो वह या तो कल्चरल या तो एजुकेशन या तो लैंग्वेज रिलेटेड कुछ इशू होगा उस पर बात करेंगे। ओके, अब चलिए अगला पॉइंट देखिए, अगला दिया बिटवीन 1917 एंड 1933, 1970 से 1993 के बीच में द कॉन्स्टिट्यूशन वाज अमेंडेड 4 टाइम्स। कॉन्स्टिट्यूशन को 4 बार सुधारा गया टू इनेबल ऑल लिंग्विस्टिक ग्रुप टू लिव टुगेदर विद इन द सेम कंट्री। जितने भी वहाँ अलग अलग तरह के लोग थे, यानी लिंग्विस्टिक ग्रुप था, उन लोग एक तरह
एक साथ रह सके, इन कॉन्स्टिट्यूशन को वहाँ पे 4 बार सुधारा गया। यहाँ पे बेल्जियम में कहानी खत्म हुई। अब चलिए अब बात करते हैं श्रीलंका की कहानी क्या था। तो देखिए श्रीलंका में क्या था। इन श्रीलंका देयर आर 2 मेजर कम्युनिटी। श्रीलंका में 2 मेजर यानी 2 सबसे ज़्यादा लैंग्वेज बोलने वाले लोग थे। पहला था सिन्हाला स्पीकिंग जो कि 74% थे। कितने थे? 24%। उसके बाद एंड तमिल स्पीकिंग 18% और तमिल बोलने वाले थे मात्र 18%। ओके, अब देखिए द मेजोरिटी कम्युनिटी। अब मेजोरिटी इसमें कौन सा है? तो आपको मेजोरिटी है सिन्हाला लोग, वो कितने हैं? 74% है। ओके, टू द मेजोरिटी कम्युनिटी द सिन्हाला हैव फोर्स देयर डोमिनेशन ओवर तमिल्स रिफ्यूजिंग टू शेयर पावर। तो जो मेजोरिटी वाले लोग थे उन्होंने बोला कि हमारा ही यहाँ पे क्या होना चाहिए? वर्चस्व होना चाहिए। ओके, अब चलिए इसमें अगला पॉइंट ये है बोथ कम्युनिटी हैव lived in tension as the Sinhala have denied political, educational, religious, employment, the economic right to the Tamils leading to civil wars। अब देखो दोनों कम्युनिटी क्या थे? दोनों कम्युनिटी टेंशन में थे क्योंकि जो मेजोरिटी में लोग थे उन्होंने क्या किया कि उन्होंने पॉलिटिकल, एजुकेशनल, रिलीजियस और एम्प्लॉयमेंट इन चारों में अपना जगह बहुत ज़्यादा बना लिया। ओके, और वहीं पे जो आपके ये थे जो तमिल लोग थे उनको ये सब राइट्स नहीं दिए गए। तो जिस कारण क्या हुआ कि इन दोनों के बीच में क्या होने लगा? सिविल वॉर होने वाला लगा, यानी कि घर में ही युद्ध होने लगा। ओके, अब चलिए इसी में एक आपका लास्ट पॉइंट है इन 1956 यानी 1956 में द गवर्नमेंट पास ऑन एक्ट टू रिकॉग्नाइज। अब देखिए 1956 में गवर्नमेंट एक एक्ट पास किया जिसमें सिन्हाला इज द ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज, जिसमें सिन्हाला जो होगा वह क्या रहेगा? केवल ऑफिशियल लैंग्वेज रहेगा। एक वही डज दिस डिसगार्डिंग तमिल डिसगार्डिंग तमिल यानी तमिल लैंग्वेज को छोड़कर। ओके, अब चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिया है हाउ फार डू यू एग्री विद द स्टेटमेंट दैट पावर शेयरिंग इज कीपिंग विद द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। यानी कि आप लोग कैसे एग्री करते हैं कि इस स्टेटमेंट से कि जो पावर शेयरिंग होता है वह स्पिरिट होता है किसी भी डेमोक्रेसी का। तो देखिए इसका आंसर आप लोग क्या देखें। इसका आंसर हो सकता है पावर शेयरिंग इज डिजाइरेबल in democracy because it helps to reduce the possibility of conflict between social group. Conflict between social group leads to violence and political instability. Power sharing is good way to ensure the stability of political order. इसका क्या मतलब? इसका मतलब हुआ जो आपका पावर शेयरिंग होता है डेमोक्रेसी में डिजाइरेबल होता है। क्यों होता है? क्योंकि यह मदद करता है पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। दो आदमी के बीच में जब लड़ाई हो तो उन लोगों को क्या करता है? लड़ाई होने से कम करता है। ओके, कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप में भी अगर कॉन्फ्लिक्ट हो तो यह भी डेमोक्रेसी रोकता है। ओके, और देखिए पावर शेयरिंग क्या है? अच्छा भी है किसको? तो स्टेबिलिटी और पॉलिटिकल ऑर्डर के लिए भी। ओके, आप चलिए इसी में आपका अगला पॉइंट है इम्पोजिंग द विल ऑफ मेजोरिटी कम्युनिटी ऑर्डर ओवर अदर्स इन द लॉन्ग रन मे अंडरमाइन द यूनिटी ऑफ द नेशन। Tyranny of the majority is not just oppressive for the minority, if often brings ruin to the majority as well। इसका क्या मतलब? देखिए इसका मतलब क्या है? इम्पोजिंग द विल ऑफ मेजोरिटी कम्युनिटी ओवर अदर्स। अब देखिए जो मेजोरिटी कम्युनिटी थी वह दूसरे पे क्या करती? अपना इम्पोज नहीं जमा सकती। इसमें इन द लॉन्ग रन मे अंडरमाइन द यूनिटी ऑफ द नेशन। यह किसके? तो ये यूनिटी ऑफ नेशन के खिलाफ हो सकता है। ट्रेनिंग ऑफ द मेजोरिटी इज नॉट जस्ट ऑपरेसिव फॉर द माइनॉरिटी। और ट्रेनिंग मेजोरिटी का नहीं कर सकते ऑपरेसिव माइनॉरिटी को। इफ इट ऑफन ब्रिंग्स ruin टू द मेजोरिटी एज वेल। ओके, और यही माइनॉरिटी लोग भी नहीं कर सकते मेजोरिटी लोगों को। ओके, इसी में आपको एक और पॉइंट दिया है। क्या दिया? तो डेमोक्रेटिक रूल्स इन्वॉल्व्स शेयरिंग पावर विथ दोज अफेक्टेड बाय इट्स एक्सरसाइज एंड हु हैव टू live with its effect। People have a right to consulted on how they are to be governed। A legitimate government is one where citizens through participation acquire a stake in the system। Prudential region stress and power sharing brings out better outcomes whereas moral region emphasize the act of power sharing as valuable। इसका क्या मतलब? तो इसका मतलब हुआ डेमोक्रेटिक रूल यानी जो आपका डेमोक्रेटिक रूल होता है वह उसमें इन्वॉल्व होता है पावर शेयरिंग विथ डोज अफेक्ट यानी जो अफेक्ट होते हैं बाय इट्स एक्सरसाइज इस चीज़ से। तो एंड हु हैव टू लिव विथ इट्स अफेक्ट, और वे लोग इस अफेक्ट के साथ रहते हैं। तो पॉलिटिकल पीपुल हैव राइट टू यानी पीपुल के लोगों के पास ताकत है किससे कंसल्ट करने का। हाउ दे आर टू बी गवर्न यानी कि वे लोग कैसे गवर्न कर रहे हैं। ओके, अब देखिए और लेजिस्लेटिव गवर्नमेंट इज वन where citizens through participation acquire a stake in the system। Prudential region states that power sharing brings out better outcomes whereas moral region emphasize the act of power sharing as valuable। ओके, अब चलिए अब देखिए
अगला क्वेश्चन आप लोगों को दिया है, एक्सप्लेन एनी 3 कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ मेजोरिटेरियन पॉलिटिक्स एडॉप्टेड बाय द श्रीलंकन गवर्नमेंट। इसका क्या मतलब, यानी कि आपको तीन क्या करना है, तीन आपको कॉन्सिक्वेंसेज देना है जो कि मेजोरिटेरियन पॉलिटिक्स एडॉप्ट कर रहे हैं श्रीलंकन गवर्नमेंट से। तो देखिए, तो क्या पहला हो जाएगा, श्रीलंका इमर्ज एट द इंडिपेंडेंट कंट्री इन 1948। द डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट adopted a series of majoritarian measures to establish enhanced supremacy consequences of this majoritarian policy। इसका क्या मतलब, इसका मतलब हुआ जो आपका श्रीलंका इमर्ज एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री, यानी श्रीलंका ने क्या किया, श्रीलंका ने अपने आप को 1948 में कंट्री को आज़ाद करा दिया। ओके, अब चलिए, द डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट, अब वहाँ पे जो डेमोक्रेटिक इलेक्टेड गवर्नमेंट थी उन्होंने अडॉप्ट किया सीरीज ऑफ मेजोरिटेरियन मेजर्स टू एस्टेब्लिश एनहांस्ड सुपर, उन्होंने मेजोरिटेरियन लाया और एनहांस्ड सुपरमेसी को और ऊपर बढ़ाया। ओके, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ दिस मेजोरिटी पॉलिसीज। ओके, अब चलिए अगला पॉइंट देखिए, अगला इसमें आप लोगों को दिया, श्रीलंका टर्म इज फेल्ट दैट none of the major political parties led by the Buddhist Sinhala leaders were sensitive to their language and culture, and the government policy denied them equal political rights, which led to increased feeling of alienation among them। इसका क्या मतलब, तो इसका देखिए, इसका मतलब क्या, द श्रीलंका टर्म इज फेल, यानी कि श्रीलंका टर्म इज क्या था, महसूस कर दैट नो वन टू मेजर पॉलिटिकल पार्टीज, कोई भी मेजर पॉलिटिकल पार्टीज में नहीं है। टू रेड बाय द बुद्धिस्ट सिन्हाला लीडर्स वर सेंसिटिव, बाय किसके, जो बुद्धिस्ट सिन्हाला लीडर्स थे वो सेंसिटिव ऑन देयर लैंग्वेज एंड कल्चर, अपने कल्चर और लैंग्वेज पे, एंड गवर्नमेंट पॉलिसी डिनाइड देम इक्वल पॉलिटिकल राइट्स, और जो गवर्नमेंट पॉलिसी थी वह डिनाई करती थी इक्वल पॉलिटिकल राइट्स को। ओके, अब चलिए इसमें देखिए, उसके बाद ये विच लेड टू इंक्रीज फीलिंग ऑफ एलिनेशन अमंग देम, जो यह क्या, तो यह स्थापित कर रहा था लोगों के बीच में बढ़ा रहे थे कौन सी फीलिंग, एलिनेशन अमंग देम। ओके, अब चलिए इसमें आपका अगला पॉइंट दिया है, द श्रीलंका टर्म इज फेल्ड दैट कॉन्स्टिट्यूशन denied them equal rights to policy, it getting job, ignore and interest. The relation between the Tamil and Sinhala community became extremely strained as a result। इसका क्या मतलब, तो जो श्रीलंका तमिल थे वे महसूस करते जो कॉन्स्टिट्यूशन वो डिनाई कर रहा है इक्वल राइट्स पॉलिटिक्स में, एंड जॉब इग्नोर कर रहा है, हमारे इंटरेस्ट को इग्नोर कर रहा है, और हमारे रिलेशन बिटवीन तमिल और सिन्हाला कम्युनिटी तो बिकम एक्सट्रीमली स्ट्रेस होने लगा। इसका रिजल्ट आया। ओके, इसका अगला पॉइंट देखिए, अगला दिया है, द श्रीलंका टर्म इज लॉन्च पार्टीज एंड स्ट्रगल फॉर द रिकॉग्नाइजेशन ऑफ तमिल फॉर रीजनल ऑटोनॉमी एंड इक्वलिटी अपॉर्चुनिटी इन एवरी फील्ड। ओके, इसका क्या मतलब, जो श्रीलंका तमिल से उन्होंने लॉन्च किया, अपने पार्टी को स्ट्रगल किया और रिकॉग्नाइजेशन किया तमिल फॉर रीजनल ऑटोनॉमी एंड इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन एवरी फील्ड। ओके, अब चलिए अगला देखिए, अगला दिया इसी में पॉइंट, देयर फॉर द मेजर एडॉप्टेड बाय द गवर्नमेंट टू एस्टेब्लिश सिन्हाला सुपरमेसी led to distract between the two communities, which turned the widespread conflict into a civil war। As a result, thousands of people both communities were killed, and families were forced to leave the country as refugees and lost their livelihood। इसका क्या मतलब, तो देखिए इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा, इसका इम्पैक्ट पड़ा जो कि द मेजर एडॉप्टेड बाय द गवर्नमेंट टू एस्टेब्लिश सिन्हाला, जो वहाँ की क्या थी, तो इलेक्टेड गवर्नमेंट थी, उन्होंने क्या किया था, सिन्हाला को सुपरमेसी किया था। तो इससे क्या होगा, दोनों कम्युनिटी में क्या हुआ, कॉन्फ्लिक्ट पैदा हुआ और उस कारण सिविल वॉर होने लगे। इससे इसका रिजल्ट आया कि हजारों लोगों की क्या हुई, वहीं पे मौत होगी दोनों कम्युनिटीज़ की। ओके, और रिफ्यूजी लॉस्ट देयर लाइवलीहुड, और बहुत लोगों का क्या हुआ कि घर छीन गया, यानी उन लोगों के आजीविका कोई साधन ना रहा। अब देखिए अगला क्वेश्चन आप लोगों को दिया है, वाई इज द इथनिक कॉम्पोजिशन ऑफ बेल्जियम कॉम्प्लेक्स, यानी कि जो आपका इथनिक कॉम्पोजिशन था बेल्जियम का वह कॉम्प्लेक्स क्यों था। तो देखिए, बेल्जियम इज ए स्मॉल कंट्री इन यूरोप, जो बेल्जियम है वो स्मॉल कंट्री है यूरोप का, हैविंग अ पॉपुलेशन ऑफ लिटिल ओवर 1 करोड़, यानी कि यहाँ का पॉपुलेशन कितना है, 1 करोड़ है। तो कहाँ का है आप लोगों का, यूरोप का। 59% ऑफ द कंट्री टोटल पॉपुलेशन लिव्स इन फ्लेमिश रीजन स्पीक डच लैंग्वेज, यानी 59% लोग यहाँ क्या जो पॉपुलेशन है पूरे कंट्री के वो फ्लेमिश रीजन में रहते हैं और वे लोग डच लैंग्वेज बोलते हैं। ओके, अनदर 40% पीपल लिव इन वेलोनिया रीजन स्पीक फ्रेंच, रिमेनिंग 1% ऑफ द बेल्जियंस स्पीक जर्मन, और 40% जो लोग हैं वे लोग वेलोनिया रीजन में रहते हैं और वे लोग फ्रेंच बोलते हैं, और 1% जो लोग बच गए वे लोग बेल्जियम में रहते हैं और जर्मन लैंग्वेज बोलते हैं। ओके, अब चलिए और देखिए, वेयर एज इन द बेल्जियन कैपिटल ब्रुसेल्स 80% ऑफ द पॉपुलेशन इन इज फ्रेंच स्पीकिंग एंड 20% डच स्पीकिंग। अब देखिए
वहीं पे जो आपका बेल्जियन कैपिटल है उसमें ब्रुसेल्स में 80% ऑफ पॉपुलेशन है फ्रेंच का और 20% पॉपुलेशन है डच का। यानी कि इसका क्या मतलब कंट्री में जिसका जो मेजोरिटी में है वह यहाँ पे कैपिटल में क्या है माइनॉरिटी में है, और जो कंट्री में माइनॉरिटी में यहाँ पे कैपिटल में क्या है मेजोरिटी में है। ओके, अब चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला दिया है व्हाट इज बेल्जियम पावर शेयरिंग पार्ट डिफरेंट फ्रॉम एनी अदर कंट्री। ओके, इसका क्या मतलब, क्वेश्चन एक बार और देखा जाए। देखिए क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन आप लोगों को दिया है हाउ इज बेल्जियम पावर शेयरिंग पार्ट डिफरेंट फ्रॉम एनी अदर कंट्री। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग देख सकते हैं पावर अरेंजमेंट मेड बाय। क्वेश्चन का क्या मतलब हाउ इज बेल्जियम पावर शेयरिंग, यानी जो बेल्जियम का पावर शेयरिंग था वह जो कैसे अलग था किसी और कंट्री से। तो इसका आंसर हो सकता है, इसका आंसर पावर शेयरिंग अरेंजमेंट made by the Belgium leaders were different and more innovative than any other country. To recognize the existence of regional differences and cultural diversity, they amended their constitution 4 times between 1970 to 1993. Okay, the major elements of the Belgium model are constitution prescribed that the number of Dutch and French speaking ministers shall be equal in central government. No single community can take this alternative. The state government are not subordinate of the central government and Brussels the cap and अब देखिए हो गया। तो इसका क्या मतलब, तो इस क्वेश्चन का पहले मतलब चलिए समझते हैं। तो हाउ इज बेल्जियम पावर शेयरिंग पार्ट डिफरेंट फ्रॉम एनी अदर कंट्री, जो बेल्जियम का पावर शेयरिंग था वो अलग अलग कंट्री से अलग कैसे था। तो देखिए इसका क्या मतलब, जो पावर शेयरिंग अरेंजमेंट था जो कि बेल्जियम के लीडर्स ने बनाया था वो डिफरेंट था एंड इनोवेटिव था किसी भी दूसरे कंट्री से। ओके, यह क्या कह रहे, यह जो वहाँ के रीजनल डिफरेंसेस थे कल्चरल डाइवर्सिटी थे उन सब को ख़त्म कर दिया था। और इस कारण जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसको 4 बार बदला गया था 1970 से 1993 के बीच में। ओके, और देखिए जो यहाँ के जो कॉन्स्टिट्यूशन थे वो प्रिस्क्राइब, जो कॉन्स्टिट्यूशन बदला गया उसमें क्या क्या बदला गया, उसमें लिया गया जो डच और फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स हैं वे इक्वल रहेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट में। ओके, और कोई भी एक सिंगल पार्टी अपना डिसीजन नहीं ले, इन दोनों का सहमति होना ही चाहिए। अब जो आपका स्टेट गवर्नमेंट है वह सब अलग सेंट्रल गवर्नमेंट थी। ओके, अब चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला दिया व्हाट इज मेजोरिटलिज्म, इज इट रॉन्ग इफ अ मेजोरिटी कम्युनिटी इन अ कंट्री रूल, गिव रीजन टू जस्टिफाई योर आंसर। पहले पूछ रहा है कि मेजोरिटेरियम होता क्या है, फिर पूछ रहा है क्या यह गलत है कि एक मेजोरिटी कम्युनिटी पूरे कंट्री पर रूल करे। अगर यह गलत है तो इसका क्या रीजन दीजिए। ओके, तो देखिए इसको क्या बोला जा सकता है, अ ब्रीफ दैट द मेजोरिटी कम्युनिटी शुड बी एबल टू रूल अ कंट्री इन विच एवर वे इन वांट्स बाय डिसरिगार्डिंग द विशेज एंड नीड्स ऑफ द माइनॉरिटी इज मेजोरिटम। मेजोरिटम का क्या मतलब, मेजोरिटम बिलीव करता है मेजोरिटी कम्युनिटी पर जो कि शुड बी रूल अ कंट्री इट विच एवर वे इन वांट्स, यानी कि जो वहाँ के मेजोरिटी वाले लोग थे वे लोग जो जैसे चाहे उस कंट्री को चला सकते हैं मर्जी से। बाय डिसरिगार्डिंग द विशेज, लोगों को क्या डिसरिगार्ड, जिनका जो कि माइनॉरिटी लोग थे उनके विशेष और नीड्स को डिसरिगार्डिंग करके यानी बिना माने, तो इसी को मेजोरिटी चले। यस इट इज़ रॉन्ग, यह क्या, यह गलत है। क्यों है, टू मेजोरिटी कम्युनिटी इज अ कंट्री लूज। ओके, क्यों गलत है, द वेरी आइडिया ऑफ पावर शेयरिंग हैज इमर्ज इन अपोजिशन टू द नेशन ऑफ द अनडिवाइडेड पॉलिटिकल पावर। इसका मतलब है द वैली आइडिया, यानी बहुत ज़्यादा आइडिया था पावर शेयरिंग हैज इमर्ज इन अपोजिशन टू द नोशन ऑफ अनडिवाइडेड पॉलिटिकल पावर। ओके, अब चलिए अगला दिया पॉजिटिव एटीट्यूड टूवर्ड्स डाइवर्सिटी एंड विलिंगनेस ऑफ एकोमोडेट इट इज़ गुड फॉर डेमोक्रेसी। अगर पॉजिटिव एटीट्यूड लाया जाए, डाइवर्सिटी एंड विलिंगनेस एकोमोडेट किया जाए तो यह गुड होगा किसके लिए, डेमोक्रेसी के लिए। ओके, अब चलिए अगला देखिए, इसी में अगला दिया पावर इज इन वन हैंड, पावर इन द हैंड ऑफ वन कम्युनिटी विल मेक द अदर कम्युनिटी फील मार्जिनलाइज्ड, डिप्राइव्ड एंड डिस्क्रिमिनेटेड। अगर पावर एक कम्युनिटी को दे दिया जाए दूसरा कम्युनिटी यह सोचेगा कि उसको मार्जिनलाइज किया जा रहा है, डिप्राइव्ड किया जा रहा है एंड डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है। ओके, अब चलिए इसमें आपका एक लास्ट पॉइंट दिया है, द स्ट्रगल अगेंस्ट सच इनइक्वालिटीज समटाइम्स टेक द पार्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफिशियंस ऑफ स्टेट पावर एज श्रीलंका। इसका क्या मतलब, तो द स्ट्रगल यानी स्ट्रगल्स हुआ था किसके बीच में, सच इनइक्वालिटी, इसी इनइक्वालिटी में समटाइम्स टेक द पार्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफाइंस ऑफ स्टेट पावर्स एज इन श्रीलंका।
ओके, अगला क्वेश्चन आप लोगों को दिया है, एनालाइज हाउ मेजोरिटेरिज्म हैज इंक्रीज द फीलिंग ऑफ एलिनेशन अमंग द श्रीलंकन तमिस। इसका क्या मतलब, तो एनालाइज करना है कि कैसे मेजोरिटेरिज्म जो थे वो इंक्रीज हुआ फीलिंग टू एलिनेशन ऑफ श्रीलंकन तमिस में। ओके, और एक और क्वेश्चन है, या फिर मेंशन द मेजर एडॉप्टेड बाय द गवर्नमेंट टू एस्टेब्लिश सिन्हारा सुपरमेसी। हमें मेजर मेंशन करना है कि जो गवर्नमेंट थी तो उन्होंने कैसे सिन्हारा सुपरमेसी को किया। तो देखिए इसका आंसर क्या हो सकता है, इसका आंसर हो सकता है श्रीलंकन इमर्ज एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री इन 1948। श्रीलंका ने 1948 में अपने अपने को क्या बताया कि हम क्या हो गए हैं, हम लोग स्वतंत्रता देश हो गए हैं। ओके, अब चलिए उसके बाद देखिए, द डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट अडॉप्टेड अ सीरीज ऑफ मेजर टू एस्टेब्लिश सिन्हारा सुपरमेसी। तो जो वहाँ की डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट थी उन्होंने अडॉप्ट किया सीरीज ऑफ मेजर टू इस्टेब्लिश सिन्हारा सुपरमेसी को। ओके, और 1956 में एक एक्ट पास हुआ था जिसमें जो सिन्हारा था वह क्या हुआ, ऑफिशियल लैंग्वेज हो गया। ओके, अब चलिए, द गवर्नमेंट फॉलो प्रिफरेंशियल पॉलिसीज फेवरिंग सिन्हारा एप्लीकेंट्स फॉर यूनिवर्सिटीज पोजीशन एंड गवर्नमेंट जॉब। अब जो गवर्नमेंट है वह फॉलो करने लगे प्रिफरेंशियल पॉलिसीज को, जो कि सिन्हारा के लिए बहुत फायदेमंद हुआ यूनिवर्सिटीज पॉलिसीज में, गवर्नमेंट जॉब्स में। ओके, अब चलिए उसके बाद देखिए, उसके बाद आपका दिया है, द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइडेड फॉर स्टेट प्रोटेक्शन एंड फोर्स टर्निंग ऑफ बुद्धिज्म। अब जो आपकी कॉन्स्टिट्यूशन थी वह प्रोवाइड करवाया स्टेट प्रोटेक्शन और फोर्सली ऑफ बुद्धिज्म को। ओके, अब चलिए उसके बाद देखिए, उसका दिया द श्रीलंका टर्मिस फेल्ड द नॉन ऑफ द मेजर पॉलिटिकल पार्टीज रेड बाय द बुद्धिस्ट सिन्हारा रीडर्स वर्ल्ड sensitive to their language and cultural and government policy denied them equal political rights which led to increase feeling of alienation among them। इसका क्या मतलब, तो इसका क्या मतलब, द श्रीलंका टर्मिस जो थे उन्होंने महसूस किया कि कोई भी मेजर पॉलिटिकल जो पार्टीज हैं वे लोग बुद्धिस्ट सिन्हारा रीडर्स को सेंसिटिव रीजनल एंड कल्चरल गवर्नमेंट पॉलिसी डिनाई कर रहे देम इक्वल पॉलिटिकल राइट्स विच लेड टू इंक्रीज फीलिंग ऑफ एलिनेशन अमंग देम। ओके, अब चलिए उसके बाद आपका एक लास्ट पॉइंट दिया है, लास्ट नहीं दो पॉइंट और दिया है, द श्रीलंका टर्मिस लॉन्च पार्टी एंड स्ट्रगल फॉर द रिकॉग्नाइजेशन ऑफ तमिल एंड रीजनल ऑटोनॉमी एंड इक्वलिटी अपॉर्चुनिटी एवरी फील्ड। तो जो आपका श्रीलंका टर्मिस थे उन्होंने अपना एक लॉन्च पार्टी किया, स्ट्रगल किया और रिकॉग्नाइज किया कि जो आपका तमिल है वो रीजनल ऑटोनॉमी है, इक्वलिटी अपॉर्चुनिटी एवरी हमारे फील्ड में, हर फील्ड में। ओके, उसके बाद देयरफॉर द मेजर अडॉप्टेड बाय द गवर्नमेंट टू एस्टेब्लिश सिन्हारा सुपरमेसी रेड द distrust between the two communities which turned a widespread conflict into a civil war। इसका क्या मतलब, इसका मतलब हुआ कि जो मेजर एडॉप्टेड बाय द गवर्नमेंट एस्टेब्लिश सिन्हारा, जो वहाँ की गवर्नमेंट थी उन्होंने क्या किया है कि सिन्हारा सुपरमेसी को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया, जिस कारण दोनों कम्युनिटी में क्या हुआ, सिविल वॉर शुरू हो गया। ओके, अब चलिए लास्ट क्वेश्चन आप लोगों को दिया है, पावर शेयरिंग इज वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। जो आपका पावर शेयरिंग है वह डेमोक्रेसी का क्या एक आत्मा है, यानी स्पिरिट है। टू जस्टिफाई द स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई कीजिए। तो देखिए, और डेमोक्रेटिक रूल इन्वॉल्व्स पावर शेयरिंग पावर विच डूज अफेक्टेड बाय इट्स एक्सरसाइज। यानी कि जो आपके डेमोक्रेटिक रूल्स होते हैं वे इन्वॉल्व होते हैं शेयरिंग पावर, जो कि अफेक्टेड होते हैं एक्सरसाइज से, अफेक्टेड बाय इट्स एक्सरसाइज। पावर शेयरिंग इंश्योर दैट पीपुल हैव द राइट टू कंसल्टेड एंड हैव इक्वल पार्टिसिपेशन इन द गवर्नमेंट। अब जो पावर शेयरिंग होता है वो इंश्योर करता है किसी भी लोगों को या फिर किसी भी पीपल को और किसी को भी वो राइट देता है कंसल्ट करने के लिए इक्वल पार्टिसिपेशन इन द गवर्नमेंट में। ओके, अब चलिए उसके बाद आपका दिया है, इन अ डेमोक्रेसी ईच इंडिविजुअल हैज अ से इन गवर्नमेंट थ्रू देयर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। दिस इज एसेंस ऑफ पावर शेयरिंग दैट ग्रेट्स इक्वल राइट्स टू इच सिटीजन्स। इसका क्या मतलब, इसका मतलब डेमोक्रेसी में जो हर एक इंडिविजुअल को गवर्नमेंट थ्रू देयर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, हर एक इंडिविजुअल को यह कहने के अधिकार है कि उसका एक रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड होना चाहिए। दिस इज एसेंस, और यह क्या है, यह पावर शेयरिंग का एक एसेंस है जो कि इक्वल राइट्स देता है किसी भी हर एक सिटीजन्स को। ओके, उसके बाद देखिए, उसके बाद आपका पॉइंट है, शेयरिंग ऑफ पावर इंश्योर दैट रेस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी एंड डिजायर फॉर लिविंग टुगेदर बिकम्स अ शेयर्ड आइडियल अमॉन्ग डिफरेंट कम्युनिटी इन अ कंट्री। इट एक्चुअली मेक्स द कंट्री यूनाइटेड एंड एडमिनिस्ट्रेशन इजिली। इसका क्या मतलब, इसका मतलब हुआ जो शेयरिंग पावर इंश्योर करता है रेस्पेक्ट ऑफ डाइवर्सिटी एंड डिजायर फॉर लिविंग टुगेदर, यानी लोगों को क्या चाहिए, बिकम अ शेयर आइडियल अमंग डिफरेंट कम्युनिटी इन अ कंट्री। और वह शेयर आइडियल करता है बहुत तरह तरह के कम्युनिटी के लोगों को जो कि एक ही कंट्री में रहते हैं। इट एक्चुअली मेक द कंट्री यूनाइटेड एंड द एडमिनिस्ट्रेशन इज, और यह क्या करे, यह कंट्री में यूनाइटेड को बहुत आसानी कर लेता है और एडमिनिस्ट्रेशन को करना बहुत आसान कर लेता है, यानी उन पर क्या शासन करना बहुत आसान कर लेता है। ओके, अब देखिए
आपके 2 पॉइंट और बच गए इसमें। आपका एक पॉइंट और दिया, प्रूडेंशियल रीजंस स्टेट दैट अ पावर शेयरिंग वुड ब्रिंग आउट बेटर आउटकम बाय हेल्पिंग टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ एनी कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द सोशल ग्रुप। अब जो अगर प्रिफरेंशियल रीजन्स होते हैं जो कि स्टेट करते हैं पावर शेयरिंग वुड बी ब्रिंग आउट better outcome by helping reduce the possibility of any conflict between the social groups। ओके, और देखिए लास्ट आपका पॉइंट दिया हुआ है, पावर शेयरिंग इज अ गुड वे टू इंश्योर द स्टेबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल ऑर्डर थ्रू यूनिटी ऑफ द नेशन। जो का पावर शेयरिंग होता है वह अच्छा होता है, तो क्या करता है, तो वे इंश्योर द स्टेबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल ऑर्डर, ओके, थ्रू यूनिटी ऑफ द नेशन। ओके, यहाँ पे आप लोगों का पूरा क्वेश्चन आंसर को खत्म हुआ। ओके, आई होप आज का आपको वीडियो कुछ इन्फॉर्मेटिव लगे। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।